प्राइम न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आर के जालान सर, सीएलई के अध्यक्ष हैं। इससे पहले भी 2013-14 में भी अध्यक्ष रहे और लेदर इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। आज हम कानपुर, आगरा, नोएडा, जो उत्तर प्रदेश की बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उसके अलावा पूरे देश में कहां कहां पर लेदर इंडस्ट्री है, उनका भविष्य क्या है, सरकार की पॉलिसी क्या है, इन तमाम विषयों पर जालान सर से चर्चा करेंगे। जालान सर, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद विवेक जी, आपको मेरे प्राइम न्यूज में मेरे को आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी जो बजट आया है उसमें नई पॉलिसी आई है लेदर इंडस्ट्री को लेकर। कुछ खास पॉलिसीज ऐसी जिससे इस उद्योग को आगे ले जाने में सफलता मिले? देखिए, ऐसा है कि ये जो 25-26 का बजट बनाया गया, वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री का जो एक सपना है विकसित भारत का, उसको देखते हुए 25 साल के अगले क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, इसको देखते हुए ये बजट को बनाया है। और इसमें जो भी हमने लेदर इंडस्ट्री के बिहाफ पे जो मैंने मांगे रखी थी, उसमें करीब करीब सारी मांगे हमारी मांग ली गई। नंबर एक, जो 34 नंबर पैरा है बजट का, उसमें एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम भारत सरकार ने अनाउंस की है, जिसका उद्देश्य ये है कि अगले 5 वर्ष में भारत में जूते या बैग्स या सैडलरी या लेदर, इन सब का कारोबार करीब करीब 4 लाख करोड़ से बढ़ जाए और 1,01,000 करोड़ से करीब करीब एक्सपोर्ट हमारा अगले 5 साल में बढ़ जाए, जो कि एक बहुत ही लंबा है। इसके साथ ही साथ करीब 22 लाख लोगों को इसमें और अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, जिसमें एक और भी इसमें इंसेंटिव देने का प्रावधान है कि जिससे अगर आपने विमेन को एम्प्लॉय किया, औरतों को एम्प्लॉयमेंट किया, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव स्कीम है। इसके अलावा हमने एक चीज़ और मांग की थी कि प्रधानमंत्री जी का एक और भी ध्येय है कि 2070 तक भारतवर्ष कार्बन न्यूट्रल हो जाए, मतलब यहाँ पे कोई पोल्यूशन ना हो। तो मैंने वित्त मंत्री जी को पर्सनली मिलके कई बार ये सजेस्ट किया कि हम लोग अपने देश में जो कच्चा चमड़ा मंगाते हैं बाहर से, उसके ऊपर तो कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, लेकिन जो वेट ब्लू लेदर मंगाते हैं, जो कि उसके बाद की स्टेज होती है, उसके ऊपर हमारे यहाँ 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग जो सबसे गंदा काम है, जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वो पर्यावरण को दूषित करता है, वो यही करता है। अपना जो रॉ हाइट से हम लोग जब कच्चे चमड़े से वेट ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि भारत में हम लोगों ने अपना सनातन पद्धति को मानने के हिसाब से काऊ का स्लॉटर जो है, गाय का स्लॉटर भी बैंड है, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स को छोड़ करके। तो हमने कहा कि मैडम, तो उन्होंने ये भी मान लिया और अब इसके ऊपर वेट ब्लू लेदर के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी को 0 कर दिया। इसके बाद आपने देखा होगा, कोविड के बाद में हर एक आदमी सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है, हर एक देश सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि हम लोग क्रस्ट लेदर, जो कि फिनिश्ड लेदर और वेट ब्लू के बीच की स्टेज होती है, लेकिन एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर अभी तक पिछले साल उन्होंने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी से घटा के 20% कर दी थी, जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था। इस बार उन्होंने उसको 20 से 0 कर दिया है। उसका रीज़न है जिससे हमारा बायोडिग्रेडेबल लेदर, किसी भी तरीके का सस्टेनेबल लेदर और जो ऑल्टरनेट टेक्निकल लेदर्स, इस तरीके के टेक्निक लेदर्स को एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, और जो नीचे ग्रेड का चमड़ा है, जो कि इस देश में किसी काम में नहीं आता है, वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो सके। तो ये मेन कुछ चीज़ें हुई हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसी बेसिस के ऊपर हर एक प्रदेश की सरकारें इस समय नई फुटवेयर पॉलिसी लाने की कोशिश कर रही हैं, और हमारा उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है। जो मेरे को बहुत थोड़ी सी जानकारी है उत्तर प्रदेश के फुटवेयर की पॉलिसी के बारे में, वो मैं जितना मेरे को मालूम पड़ा है, उसके हिसाब से अगर वही पॉलिसी उसी रूप में सामने आती है, तो पूरे देश की सबसे अच्छी पॉलिसी होगी, सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाली पॉलिसी होगी। और इसी उसमें मेरा उद्देश्य ये है कि जो अभी
12,000 करोड़ के आसपास का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में आया है, उतना ही इन्वेस्टमेंट अगले 9 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लेके आना। और इसमें हमें ये बताया गया है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद पर्याप्त है, क्योंकि ये हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट ये नॉन लेदर फुटवेयर में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं या नॉन लेदर प्रोडक्ट्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि कोई भी पर्यावरण दूषित नहीं होगा। आपने सर तमिलनाडु का नाम लिया, वो नंबर 1 है लेदर के इंडस्ट्री के मामले में। उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्टैंड करता है, कौन सी पोजीशन है और कितना अंतर है दोनों में? कि अभी तमिलनाडु आज के दिन इसमें कोई शक नहीं कि वो नंबर 1 है, और हम लोग लेकिन पूरे भारतवर्ष में नंबर 2 पे हैं। और जो अंतर है वो 3 से 4% का ही है टोटल अगर टर्नओवर में देखा जाए, जो भारत पूरे देश का चर्म उत्पाद का या जो नॉन लेदर का आजकल टर्नओवर है उसका, अगर मैं या हमारी सरकारें, उत्तर प्रदेश सरकार, हम लोग किसी तरीके से ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने में सफल हो गए, तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2030 तक हम तमिलनाडु से आगे होंगे, पीछे नहीं होंगे। उसकी वजह एक ही है कि हमारे पास में ह्यूमन कैपिटल है, वो एक एसेट है। हमारे पास 24 करोड़ लोग हैं, हमारे यहाँ के लोग जाके वहाँ काम कर रहे हैं, हम उसको रोक सकेंगे। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, हमें अपने प्रदेश में यहाँ पे लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ही है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना है, तो इसके लिए अभी तमाम इन्वेस्टर सबमिट हुई हैं, इस तरह की सम्मेलन होते रहे हैं, उसमें कोई फ़ायदा मिला है क्या इस तरह के? देखिए, ऐसा है कि वो जितने भी अभी हम लोगों ने जो इस इंडस्ट्री से प्रपोजल, जितने भी जो हम लोग की इन्वेस्टर सबमिट होती है, वो सब छोटे रूप में आए हैं, बृहद रूप में नहीं आए हैं। क्योंकि मैं इसमें मानने में मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा कि हमने उस डायरेक्शन में प्रयास नहीं किया। देखिए, जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, नाइके, एडिडास, पूमा, न्यू बैलेंस, ये सब ब्रांड्स के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ताइवान में है। हम लोगों ने कभी भी ताइवान जाके ये कोशिश नहीं की कि इस प्रदेश के अंदर भी ये इंडस्ट्री आए, और ना हमने उस तरीके की उसको फैसिलिटेट किया, हमारा ध्यान नहीं गया। यह हो सकता है ये सबसे बड़ी गलती तो इंडस्ट्री की है, क्योंकि प्राइमरली जो हम लोग हैं इंडस्ट्री वाले, हम लोग सब MSME में है, 98% इंडस्ट्री MSME में है, तो शायद वो इतना बड़ा सोच नहीं पाई। जब तमिलनाडु में ये चीज़ शुरू हुई तब हम लोग भी जागरूक हुए, और हम तैयार हैं, ये मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि अब हम तैयार हैं। तो अब ज़रूर से यहाँ पे आएगा, और अब जो पीछे हो गए 2-3 साल, वो पीछे हो गए, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। सर, ये तो लेदर इंडस्ट्री में ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर होगा, मुझे लगता है। तो प्राइवेट सेक्टर का कोई एसोसिएशन इस तरह का, जो जैसे तमिलनाडु को आपने जिक्र किया, उन्होंने अपने स्वयं प्रयासों से किया होगा ये सब सारी चीज़ें, सरकार का उसमें सहयोग भले ही रहा हो, लेकिन वहाँ जो उनके प्रयास हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अपने होंगे कि अपने आप को कैसे बिजनेस को बूम करते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं। नहीं, इसमें ऐसा है कि तमिलनाडु सरकार ने करीब पिछले 5 साल से प्रयास खुद कर रही थी कि हम आपको ये सहूलियतें देंगे अगर आप मेरे प्रदेश में आके इंडस्ट्री लगाएंगे। और उनने मैच मेकिंग का काम किया यहाँ अपने यहाँ के एंटरप्रेन्योर के साथ में, ऐसे लोगों को ढूंढ के लाए जो कि इस बिज़नेस में कभी थे भी नहीं। तो इस तरीके से उसमें मैं ये कहूँगा कि तमिलनाडु का बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, और जो मेरे को बताया गया है उसी तरीके की कोई पॉलिसी अब यहाँ पे भी आ रही है उत्तर प्रदेश में भी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार इनिशिएटिव लेने जा रही है। हम एज ए काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स या चर्म निर्यात परिषद, हम जितने अपने एम्बेसडर्स हैं, कमर्शियल काउंसलर्स हैं ताइवान में, चाइना में, वियतनाम में, जहाँ से कि हमें इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, हम उनके बहुत डायरेक्ट टच में हैं। मैं खुद पर्सनली हर एक जगह जा चुका हूँ डेलीगेशन लेकर के, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे वहाँ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। अभी सर क्या स्थिति है? अगर विदेशों में हम देखें तो यहाँ का कितना प्रोडक्ट अभी विदेशों में जा रहा है, कौन कौन से देशों में क्या क्या खास चीज़ें जा रही हैं? अभी हमारे यहाँ से देखिए, पूरे बिजनेस की बात करें तो पूरे विश्व में हम नंबर 2 पे हैं चाइना के बाद।
एक्सपोर्ट में या पूरे मार्केट के हिसाब से भी हम नंबर 2 पे हैं। लेकिन खाली जूते की बात करें तो हम नंबर 7 पे हैं। तो हम लोगों का मेन तो आज के दिन 2 चीज़ बिक रही है, जूता और दूसरा लेदर प्रोडक्ट्स, जो बैग्स होते हैं या लेडीज़ बैग्स हैं, मेंस के पोर्टफोलियो बैग्स हैं, वॉलेट्स हैं, इन सब की चीज़ बिक रही है। और ये नॉन लेदर फुटवेयर, मतलब नॉन लेदर में भी बहुत ज़्यादा आ गया है कोविड के बाद में, बिकॉज की सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। उनको चमड़ा लगता है कि यार चमड़ा हम लोगों को नहीं। और फिर जो ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया, उससे क्या हुआ कि उन्होंने कहा यार घर में हमें चमड़े की जूता पहनने की क्या ज़रूरत है भाई, हम तो कपड़े का जूता पहन के भी रह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमको उसी डायरेक्शन में अब अपने आप को मोड़ना है और उसी डायरेक्शन में हमको अपने को आगे लेके जाना है। एक चीज़ मैंने देखी सर, आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम लिए, नाइके, एडिडास, और अपना कोई ऐसा इंडियन ब्रांड है जो विदेशों में जाना जाता हो? मुझे तो यहाँ कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो लोकल लेवल पे लगते हैं, स्टेट लेवल पे लगते हैं, नेशनल लेवल पे कोई ऐसा ब्रांड नहीं है। देखिए, अभी ये बात आपकी सही है कि अभी नेशनल लेवल पे एक आध ब्रांड बन गए हैं। रिलैक्सो है, मेट्रो है, वुडलैंड्स है, अपने कानपुर का रेड टेप है, ये काफ़ी बड़े ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं बन पाए हैं अभी भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में एक स्कीम शुरू की थी ब्रांड प्रमोशन की, जिसमें कि वो हमको करीब 100 करोड़ रुपए तक की फंडिंग देते हैं अपने ब्रांड को मजबूत करने के लिए या क्रिएट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का देखिए, ब्रांड जो है, एक कहावत है कि ब्रांड बनाने के लिए आपको बहुत डीप पॉकेट चाहिए, मतलब पैसा डालते जाओ तभी ब्रांड बनता है। तो ये हम लोग इसमें अब अपने ब्रांड बनाने की तरफ हम लोग प्रयासरत हैं। और अगर ये जिस तरीके से सारा बिजनेस अब इंडिया की तरफ दुनिया देख रही है, अगर ऐसा होने लगा तो हमारे भारत के अंदर भी बहुत जल्दी अगले 5-7 साल के अंदर कई अच्छे मेजर ब्रांड बन जाएंगे। और इसके साथ में एक चीज़ और भी है, अगर क्योंकि ब्रांड बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, आज भारत इस स्थिति में है कि हम विदेश के ब्रांड को खुद खरीद सकते हैं। तो हम लोग इस तरफ भी प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मतलब विदेशी ब्रांड, कोई उदाहरण देंगे आप इस तरह का? ऐसा है ना कि अभी ये बहुत जल्दी होगी कि मैं किसी का नाम लूं, लेकिन मैं एज ए अध्यक्ष ऑफ चर्म निर्यात परिषद में आपसे ये कह सकता हूं कि बहुत से हमारे इस इंडस्ट्री के भाई विदेशों में इटालियन, स्पेन और फ्रेंच ब्रांड से बात कर रहे हैं उनके ब्रांड को खरीदने के लिए, जिससे कि उस ब्रांड से वो उसमें इक्विटी खरीद करके न उस देश में बेचेंगे बल्कि अपने देश में भी बेचेंगे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। एक सर बात आती है पोल्यूशन की। जब लेदर इंडस्ट्री की बात होती है तो पोल्यूशन का मुद्दा कई बार उठता है। कानपुर में हमने देखा, हम कानपुर में इस समय मौजूद हैं, यहाँ देखा कि तमाम बार जो टेनरियाँ हैं उनका जो डिस्चार्ज होता है वो गंगा नदी को प्रदूषित कर रहा है। बार बार रोक लगानी पड़ती है, नालों की टैपिंग करनी पड़ती है। रिवर्स बोरिंग का भी एक समस्या सामने आई थी कई साल पहले, जब मैं यहाँ काम करता था तो रिवर्स बोरिंग का प्रॉब्लम सामने आया। तो ये पोल्यूशन के कंट्रोल करने के लिए कोई उस तरह की टेक्नोलॉजी या कुछ आप लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? देखिए, जहाँ तक पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि रिवर्स बोरिंग की नाम की चीज़ तो अब कानपुर से ख़त्म हो गई है। जहाँ तक आप प्रयासों की बात कर रहे हैं तो एक 20 MLD का पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी जाजमऊ में भारत सरकार के द्वारा बना करके चालू कर दिया गया है। और इससे करीब जो गंगा के रिवर फ्रंट की टैनरियाँ हैं वहाँ की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। क्यों कि उनकी कैपेसिटी के हिसाब से पहले जो भी यहाँ पे प्रदूषण नियंत्रण के जो भी प्लांट लगे हुए थे वो सब अंडर कैपेसिटी थे। अब वो कैपेसिटी के हिसाब से वो एडुकेट प्लांट है, तो वो पूर्ण तरह जिस तरीके से चलने लगेगा, अभी कुछ ही मेरे ख्याल से 3 महीने में बिल्कुल फुल स्पीड पे चलने लगेगा। तो आप ये समझिए कि गंगा के प्रदूषण की समस्या बहुत हद तक हल हो जाएगी। दूसरा एक और चीज़ है, एक प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी कि हम यहाँ पे एक मेगा लेदर क्लस्टर बनाएंगे। तो वो रमईपुर में, वो भी एक बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पे है, वो किसी भी दिन उसकी फाइनल घोषणा हो सकती है। उसमें भी
2 फेजेस में 20 mld का प्लांट प्रस्तावित है, जो कि फर्स्ट फेज़ में 10 mld बनेगा, दूसरे फेज़ में 10 mld बनेगा। तो आज के दिन आपको बता दूं, कहीं पे भी चाहे देश में या विदेश में कोई भी चीज़ बेचना बहुत मुश्किल है अगर आप पोल्यूशन को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हर एक आदमी कोविड के बाद में सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। अगर मेरा प्रोसेस सस्टेनेबल नहीं है, उसमें पर्यावरण भी शामिल है, तो मैं माल बाहर नहीं बेच सकता हूँ। तो ये समस्या सर कंट्रोल में है अभी, और ये बहुत जल्दी बेहतर ही होती जाएगी। सर, जैसे कानपुर एक लेदर इंडस्ट्री का हब हुआ करता था और उसके बाद आगरा चली गई काफ़ी इंडस्ट्री। कानपुर और आगरा में अंतर क्या है? किस तरह का प्रोडक्ट वहाँ बनता है और किस तरह का कानपुर में बनता है? देखिए सर, कानपुर जो है वो इंडो गैंजेटिक बेल्ट पे स्थित है। तो इंडो गैंजेटिक बेल्ट का एक ज़माने में तो बहुत महत्व था, क्योंकि जब हम लोग एक डेवलपिंग नेशन के इनिशियल स्टेज पे थे, तो जब आदमी को खाना लिमिटेड मिलता था खाने के लिए, तो जानवर के लिए कहाँ से मिलता? तो एक जो ग्रीन फॉडर होता है वो बहुत बड़ी, उसी से जानवर को खाना मिलता था। तो वो हम लोगों के यहाँ पे सबसे ज़्यादा बफलो यो इसी बेल्ट में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में कम है, और इसके बाद में नॉर्थ मतलब पंजाब में साइड में है। तो इसकी वजह से कानपुर जो है वो एक टैनरी का सबसे बड़ा हब है। उसके अलावा यहाँ पे सैडलरी, जो कि एक जीआई प्रोडक्ट है, सैडलरी यहाँ पे काफ़ी बनती है। सेफ्टी फुटवेयर बनता है, और हम लोग जैसे कुछ आदमी जो है फैशन फुटवेयर पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं, और अब लेदर बैग्स भी बहुत बनने लगे हैं यहाँ पे। तो और उसके अलावा पेट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और आगरा, सिर्फ मैं आगरा ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की जूते की राजधानी है, जूते की कैपिटल है। तो आगरे में सबसे ज़्यादा जूते का काम होता है, और नोएडा के अंदर नॉन लेदर का सबसे ज़्यादा काम होता है। बाकी जो सेफ्टी आउटफिट्स होते हैं सैडलरी के साथ जो यूज़ होते हैं, उसका काफ़ी काम होता है। क्या चैलेंजेस हैं सर? पूरे अगर स्टेट में देखें, कानपुर की टैनरी की अपनी अलग चैलेंजेस हैं, समस्याएं हैं। कई बार एसोसिएशन के लोग अपनी डिमांड्स उठाते रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कई बार मुलाकात की है, उन लोगों ने अपनी समस्याएं रखी हैं। कानपुर को लेकर, आगरा को लेकर और पूरे देश को लेकर, ये थोड़ा सा अलग अलग मुझे बताइए, क्या चैलेंजेस हैं आपके सामने? देखिए कानपुर और उत्तर प्रदेश की प्रॉब्लम करीब करीब बराबर है। कानपुर, देखिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा कंपटीशन में 2 चीज़ चाहिए होती है कि एक, आज के दिन हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो, दूसरा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो। तो जहाँ तक ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करने का सवाल है, मैंने बहुत प्रयास करके भारत सरकार से, अभी तक कच्चे चमड़े का इंपोर्ट जो है वो कानपुर के आईसीडी में अलाउ नहीं था। अब वो 15 दिन पहले भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया, जबकि आप कच्चा चमड़ा भी आप उत्तर प्रदेश में कानपुर के अंदर आईसीडी में ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ की टैनरियों की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी। पहले बम्बई लेके आते थे, उसके बाद उसको कंटेनर को पलटी करके उसके बाद में यहाँ पे लेके आते थे, तो वो समस्या अब ख़त्म हो गई। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे कानपुर अपने कंटेनर को मंगा सकते हैं, यहीं से क्लियर करके 10 किलोमीटर दूर अपनी टैनरी में लेके जा सकते हैं। तो एक वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हुई। अभी भी एक चैलेंज है जो कि हमेशा रहेगा, हम एक पोर्ट टाउन नहीं है। तो जो पोर्ट टाउन नहीं होने की वजह से, तो जो हमको यहाँ से पोर्ट तक भेजने का, मुंबई तक भेजने का जो खर्चा आता है, एक 40 फुट के कंटेनर में करीब 80,000 रुपये आज के दिन उसकी कॉस्ट है, वो हमको एक एडिशनल कॉस्ट लग जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार कुछ किसी हद तक थोड़ा बहुत उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहा है कि इसको थोड़ा सा हमारे को सपोर्ट और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हम पोर्ट पे नहीं हैं। बाकी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ थे और जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ थे, वो पिछले 8 साल में मैं कहूँगा कि बहुत कुछ, लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई सिचुएशन ही नहीं रह गई है, तो सब लोग मानते हैं, इसमें तो कोई मैं स्पेशल बात नहीं कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो रोड की कनेक्टिविटी है, जो आज, पहले मैं यहाँ से कानपुर से दिल्ली एयरपोर्ट जाकर माल भेजता था तो मेरे को 12 घंटे लगते थे, आज के दिन हर एक हालत में 8 घंटे में माल पहुँच जाता है। बॉम्बे जो है 2.5 दिन से और
3 दिन के भीतर माल पहुंच जाता है बाई रोड। बाई अगर ट्रेन जाता है तो 36 घंटे में डिलीवरी है उनकी। तो ये सब चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ी है। आगरा में भी यही सिचुएशन है, लेकिन हम लोगों को कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं। जैसे अब ये जो जूते की यूनिट है, जो टैनरी नहीं है जिसके अंदर, वो आज के दिन पोल्यूशन में ग्रीन, उसमें ग्रीन कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ पोल्यूशन नहीं है। जहाँ पे हम लोग, जहाँ तक कि हर एक जो एक ऑर्गेनाइज यूनिट्स हैं उसमें अपना सूएज ट्रीटमेंट प्लांट भी है। तो मैंने ये भी कहा है कि इसको वाइट कैटेगरी में डाल दिया जाए, कि हमसे कोई भी पोल्यूशन के बारे में हमसे कोई चीज़ कहा नहीं जाए, क्योंकि जो हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट निकलता है वो भी कहीं ना कहीं उठा करके उसको रीसाइकिल रीयूज़ हो जाता है। और ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। दूसरा, यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं आ पाई कि हमारे पास में कोई क्लस्टर बेस्ड अप्रोच नहीं थी शुरू में। अब ये इस पॉलिसी में आने वाली है। और ये भी नहीं था, हमारे यहाँ लैंड कॉस्ट कुछ बहुत ज़्यादा थी। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ पे हम लोगों ने शुरू में स्किलिंग पे ध्यान नहीं दिया। हमने अपनी लेबर मैपिंग नहीं करी, हमने स्किलिंग पे ध्यान नहीं दिया। वो सब चीज़ें अब शुरू हो गई हैं होना। इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा विश्वास है कि ये चीज़ें अब हो जाएंगी और हम यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। क्योंकि जब मैं विदेश में जाता हूँ तो मेरे से यही पूछते हैं कि भाई लैंड किस, क्योंकि कोई भी आदमी प्लांट मशीनरी में तो इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन लैंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। वो कॉस्टली हो जाती, क्योंकि अगर हम जाए कहीं मानने जाए UPSIDC से ज़मीन, तो कहते हैं 1 करोड़ रुपए पर एकड़। अरे 1 करोड़ की यहाँ पे 200 एकड़ ज़मीन चाहिए। 200 एकड़ में यहाँ पे क्यों? कि ये लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री ना होने की वजह से 200 करोड़ में तो पता नहीं कितने का प्रोडक्शन कर देगा। तो 200 करोड़ अगर लैंड में लगा देगा तो वो लेकिन बट ये मेरे को पूरा विश्वास दिलाया गया है कि ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, ये सब उत्तर प्रदेश की जो नई पॉलिसी आ रही है, इसमें सब चीज़ पे ध्यान दे करके इसको कवर किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का तो इस तरीके से सर विकास होगा। और बाकी तमिलनाडु के एंटरप्रेन्योर भी और सरकार काफ़ी एग्रेसिव रही है, तो वहाँ पे तो बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट आ रहा है और उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से सेल भी किया है। तो हम भी अब उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका सर दूसरा कार्यकाल है और पिछले कार्यकाल से ये कार्यकाल किस तरह से आपने टेक्नोलॉजी को बदलते हुए देखा, सरकारों को बदलते हुए देखा, पॉलिसी बदलते हुए देखा, तो कैसे इस कार्यकाल में आपको क्या नई चीज़ें दिख रही हैं? देखिए, पिछले कार्यकाल में और इसमें सबसे बड़ा जो फ़र्क आया है, जो मैं पर्सनली अपने बिजनेस में महसूस करता हूँ, वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मैंने पिछले 5-7 साल से ये सुना नहीं है कि यार ये कस्टम में माल रुक गया, कि ये हमारा ये GST का रिफ़ंड नहीं आ रहा है, कि ये लाइसेंस ग्रांट नहीं हो रहा है, या मेरे को इस ऑफिस में जाना पड़ रहा है किसी से मिलने। और पिछले बार जब मैं चेयरमैन था तो हफ्ते में 2 दिन दिल्ली जाता था मीटिंग करने के लिए। अब ऐसा नहीं है, अब महीने में 2 बार जाना पड़ता है, बाकी सारा काम VC से हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल, जो आप कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जो चेंज हुआ है, और एक इस जो सरकार की सोच है कि किस तरीके से बिज़नेस को बढ़ावा दिया जाए, तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। मैं आपको ये ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जितने भी शिपमेंट, अगर 100 शिपमेंट किसी के भी जाते हैं तो उसका में से शायद 1 शिपमेंट चेक में आता है। अगर अनलेस कि आपका कोई ख़राब बैकग्राउंड ना हो, तो चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, तो किस तरीके की प्रॉब्लम है। कोई काम करने में अब हर एक तरीके की सुविधाएं हो गई। दूसरी लॉ एंड ऑर्डर, उसकी वजह से तो इतना बड़ा फ़र्क पड़ा है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ना किसी तरीके की लेबर का इशू होता है, ना किसी तरीके से। तो ये सब काफ़ी सुधार हुआ है। तो अभी अगर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से आप मुलाकात करेंगे तो क्या डिमांड रखेंगे इंडस्ट्री की तरफ से? सर, डिमांड नहीं, मैं तो जिस दिन भी महाराज जी के पास मिलने जाऊंगा तो मैं पॉलिसी अनाउंस होने के बाद जाऊंगा, और उसके बाद मैं उनको धन्यवाद देने के लिए जाऊंगा, और दूसरा उनको खुद अपनी तरफ से एक कमिटमेंट देने के लिए जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जालान साहब, CLE के अध्यक्ष, और अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में
लेदर इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारी योजनाएं उन्होंने तैयार की हैं। तमिलनाडु अभी देश में नंबर 1 है, लेकिन उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है। उसको बराबर लाने के लिए उत्तर प्रदेश में FDI आना ज़रूरी है, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके लिए भी जालान साहब कोशिशें कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की लेदर इंडस्ट्री को, चूँकि उनका मूल कानपुर में है, यहाँ पर उनकी फैक्ट्री है, यहीं से वो बिलोंग करते हैं, इसलिए कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश देश में लेदर इंडस्ट्री के तौर पर एक अपनी पहचान स्थापित करे। प्राइम न्यूज़ से विवेक त्रिपाठी, कानपुर।